गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था, क्या था? भौतिक प्रदेश। हमने बात की थी कि जो हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु तथा ऊंचाई की दृष्टि से हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है, 4th नंबर है हमारा हाड़ौती या माल। तो आपने 2 पार्ट्स के नाम सुने होंगे। एक था हमारे पास गोंडवाना लैंड के भाग और दूसरा था टेथी सागर के। गोंडवाना लैंड की अगर भाग की हम बात करें तो गोंडवाना लैंड के हमारे पास 2 भाग थे, एक थी अरावली और दूसरा था हाड़ौती का पठार। तो जो अरावली है प्राचीनतम, जो सबसे पहले जिसकी रचना हुई इसकी अरावली की, जो अरावली है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में विद्यमान है, पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है और कह सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था और सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के अवशिष्ट रूप में वर्तमान समय में अरावली को जाना जाता है। कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अवशिष्ट रूप में अरावली हमारे पास विद्यमान है। अरावली है हाड़ौती का पठार है, किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड से प्रारंभ होते हो टेथी सागर के अगर हम युग की बात करें तो मरुस्थल और पूर्वी मैदान, अरावली सबसे प्राचीन है और जो पूर्वी मैदान है उसको सबसे नवीनतम जो मैदान है उसको हम उसको नवीनतम, तो प्राचीन से नवीनतम वर्तमान समय का जो युग है तो अरावली सबसे प्राचीन और जो पूर्वी मैदान है सभी जानते हैं गंगा यमुना नदियों द्वारा निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन भाग किसके हैं? ये भी दोनों मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, ये टेथी सागर के अवशेष हैं। अरावली और हाड़ौती का पठार हैं, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो सबसे प्राचीन जो है वो अरावली है, सबसे नवीनतम जो है मैदान है वो कौन से हैं? मैदान है। तो प्राचीनतम अरावली और नवीनतम की अगर हम बात करें तो नवीनतम कौन से हैं? पूर्वी मैदान है। आज हम बात करते हैं कि हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा, उसमें जलवायु कितनी है, क्षेत्रफल कितनी है, कितने जिले उसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन सभी चीज़ों को हम एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भौतिक प्रदेश हैं 4, जलवायु और ऊंचाई की दृष्टि से हमने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया? 4 प्रदेशों में, क्योंकि एक जो क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र से पूर्ण रूप से अलग अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मरुस्थल की, मरुस्थल का थार का मरुस्थल, उत्तरी पश्चिम मैदान भी बोल सकते हैं हम इसको, मरुस्थल भी बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है और भारत के 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में भारत के इन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार माना जाता है और 2 देशों में, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ऐसा माना जाता है कि 85% जो भाग है थार के रेगिस्तान का वो भारत में स्थित है और सर्वाधिक जो राज्य आता है इसमें राजस्थान आता है। विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व के किसी भी मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व इतना नहीं पाया जाता, बसावट नहीं पाई जाती, जबकि थार के जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है उसमें कह सकते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करते हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या की बसावट पाई जाती है। कौन सा? उत्तरी पश्चिम मैदान बोल सकते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है, क्षेत्रफल है 61.11%। देखिए वैसे तो अगर हम इसके टोटल प्रतिशत की बात करें 60% है, लेकिन अगर इसके प्रतिशत को हम ऐड करते हैं, क्योंकि अरावली जो है अवशिष्ट रूप में पाई जाती है और इसका जो विस्तार है वह अरावली के पूर्वी क्षेत्र की तरफ भी इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है, कुल मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 61.11% क्षेत्रफल पर मरुस्थल विद्यमान है। राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 61.11% क्षेत्रफल पर मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है। वहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। विश्व के किसी भी मरुस्थल में इतनी अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती है। विश्व के किसी भी मरुस्थल में इतनी अधिक जनसंख्या बसावट या इतनी अधिक सघन जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इस मरुस्थल में 61.11% भूमि पर 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। जिले कितने आते हैं? 12 जिले इसमें शामिल हैं। अरावली के
पश्चिमी भाग में जितने भी ज़िले हैं 12 ज़िले मरुस्थलीय ज़िलों में शामिल आते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितने ज़िले शामिल हैं, तो हम क्या कहेंगे 12 ज़िले थार के मरुस्थल के अंतर्गत शामिल हैं। अब मरुस्थल है तो आप सभी जानते हैं मिट्टी कैसी पाई जाएगी, बलुई, रेतीली, बालू मोटे कणों वाली, बलुई रेतीली मिट्टी। जलवायु आप सभी जानते हैं मरुस्थल है तो जलवायु कैसी मिलेगी, शुष्क मिलेगी, अर्ध शुष्क मिलेगी। मरुस्थल क्यों, जब वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी में नमी की मात्रा कम पाई जाती है और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शामिल होते हैं। तो मरुस्थल की जो जलवायु होती है आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो कम पानी में पनप सकती है, और मरुस्थल है तो वहाँ पर जल की कमी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अरावली की। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर अरावली फैली हुई है और उस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 13 जिले इसमें शामिल हैं। अरावली में 13 जिले शामिल हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 जिले हैं, क्योंकि बाकी में जो अरावली है अवशिष्ट रूप में बची है, नदियों ने काट छाट कर उसको क्या कर दिया, समतल कर दिया। थार के मरुस्थल की एक विशेषता और बताती हूँ। इस थार के मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी। सही है। बात आते हैं अरावली पर। 7 जिले हैं मुख्य रूप से जिनमें अरावली का विस्तार पाया जाता है। वैसे 13 जिले हैं लेकिन 7 जिले मुख्य हैं जिसमें किसका विस्तार पाया जाता है, अरावली का विस्तार पाया जाता है। अरावली है पर्वत क्या है, पहाड़ियों के रूप में है। हिमालय पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं हम उसको, लेकिन अरावली है अवशिष्ट रूप में बची है, पहाड़ियों के रूप में बची है। तो जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाएगी, वन। अब सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, तो मिट्टी या तो वनीय या पर्वतीय। मिट्टी किस प्रकार की है, पर्वतीय है या वनीय है। जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, आप सभी जानते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसलिए वहाँ पर उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उप प्लस आर्द्र, आर्द्र में कुछ कमी पाई जाती है, इसलिए जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, अरावली क्षेत्र में उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें, गंगा यमुना सरस्वती नदियों ने क्या किया है, इस मैदान का निर्माण किया है, और नदियों के निक्षेपण से, जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से क्या हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 2.3% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिस पर सर्वाधिक 39% जनसंख्या निवास करती है। 2.3% क्षेत्रफल पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब नदियों ने जिसका निर्माण किया है, नदियों के निक्षेपण से जिस मैदान का निर्माण हुआ है, नदी अपने साथ किस प्रकार की मिट्टी लाती हैं, दोमट या जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, दोमट मिट्टी बोल सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। जलवायु किस प्रकार की है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तीसरा है हमारा हाड़ौती या माल प्रदेश। हाड़ौती पठार 6.89% राजस्थान के कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वह हाड़ौती के अंतर्गत आता है, और 11% जनसंख्या इस क्षेत्र पर निवास करती है। हाड़ौती जो क्षेत्र है मोस्टली हम अगर बात करें कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें पठार है। पठार के कारण इसका नाम हाड़ौती पड़ा है। 6.89% भूभाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है, और 7 जिले इसमें शामिल हैं। हाड़ौती का जो पठार है उसमें 7 जिले शामिल हैं। अब हाड़ौती का पठार है, आप सभी जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है ज्वालामुखी की संरचना से, लावा के निर्माण प्रक्रिया से उसका निर्माण हुआ है। तो लावा किस प्रकार की, लावा से निर्मित जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी। तो जो हाड़ौती का पठार उस पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रेगुड़ मिट्टी भी उसको हम कह सकते हैं, रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी उसको जाना जाता है। और जो हाड़ौती का पठार है हम कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या पाई जाती है, बढ़ोतरी पाई जाती है। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हमारे वर्षा की मात्रा है 150 से 200 सेंटीमीटर
तक वहाँ वर्षा की मात्रा पाई जाती है, 120 सेंटीमीटर तक वर्षा की मात्रा पाई जाती है। तो जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती पठार पर पाई जाती है, कि हाड़ौती जो प्रदेश है उसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये हमने किसकी बात करी थी, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करी। अब हम इसको एक एक पार्ट्स को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन करेंगे। एक बार इस टेबल को आप अच्छे से उतार लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और आप राजस्थान के भूगोल को पढ़ें तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक कम क्षेत्र होते हुए भी सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उसका क्या पाया जाता है, ये 23% है, 23% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो कह सकते हैं हम कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा विश्व का ऐसा एकमात्र मरुस्थल कौन सा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, थार का मरुस्थल कितने देशों में स्थित है, 2 देशों में स्थित है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आरपीएससी के जितने भी मोस्टली एग्जाम होते हैं उनमें। तो इसलिए आप राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके भविष्य में काम आने वाला है। ये हमने भौतिक प्रदेशों की बात की थी, और अब हम एक एक पर्टिकुलर एक भौतिक प्रदेश को लेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसी प्रकार से हम राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। ये हमने एक छोटी सी रूपरेखा इसकी तैयार की थी, जिसके अंतर्गत इसको याद करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो वो चीज़ें हमें आसानी से लंबे समय तक याद रहती हैं। हेडिंग डाल लीजिए, मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी भाग। देखिए क्या है, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है हम उसकी बात करें। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, 2 युग थे जिसमें इसका निर्माण हुआ था, एक था टर्शरी और दूसरा था प्लेइस्टोसीन। विस्तार की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम इसकी बात करें विस्तार की, तो यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर कुल लंबाई की बात करें, क्षेत्र की कुल लंबाई की बात करें तो कुल क्षेत्र की जो लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की अगर इस क्षेत्र की बात करें तो 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, लेकिन जहाँ भी ऊंचाई की बात आएगी किसमें, मीटर में। सही है। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका जो विस्तार हुआ है टर्शी युग तथा प्लेइस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। इस जो क्षेत्र का विस्तार है, लंबाई की अगर हम बात करें 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है, और औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो 200 से 300 मीटर इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई मानी जाती है। अब जैसे हम राजस्थान के किसकी बात करते हैं, ये हमने राजस्थान का पश्चिमी भाग ही लगा लीजिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारी लंबाई है ये है 640 किलोमीटर, चौड़ाई ये है इसकी, तो चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ इधर अरावली आ जाती है। तो ये जो क्षेत्र है, इधर इसका पूर्वी भाग है, इधर पश्चिमी भाग, ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी। तो हमने इसको इसी प्रकार से हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो जो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 200 से 300 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका ढाल किधर है। यह जो क्षेत्र है इसका ढाल किधर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जिधर एरो है उधर इसका ढाल है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसका जो ढाल है उत्तर
पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उसका ढाल है। यही कारण है कि अजमेर से नाग पहाड़ से जो लूनी नदी निकलती है कच्छ के रन में जाकर गिरती है। यही कारण है कि अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम माना जाता है और वह कच्छ के रन में जाकर अंत में विलीन हो जाती है। तो इस जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल है उसका ढाल किस प्रकार का है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जिधर एरो लगा रखा है उधर क्या है? उसका ढाल है। इसी में और बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सुविधा की दृष्टि से हम इसको और भागों में डिवाइड करेंगे। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, सुविधा की दृष्टि से हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए क्या होता है, वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको दो भागों में मोस्टली डिवाइड किया गया है। एक है शुष्क प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए इसमें क्या होती है, एक समवर्षा रेखा होती है, समवर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। शुष्क और अर्ध शुष्क के मध्य 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वह विभाजन का कार्य करती है। जो शुष्क प्रदेश है उसमें 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इधर आपका अरावली आ जाता है। अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो क्या कर देती है, इस प्रदेश को, अरावली प्रदेश को इस क्षेत्र से अलग करती है। यह पूछ लिया जाए उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है और अरावली है कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोनों का विभाजन का कार्य करती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोनों के मध्य विभाजन का कार्य करती है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए 25 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा रेखा है वह विभाजन का कार्य करती है। देखिए क्या होता है कि उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है उसमें विभाजन का कार्य करती है, उसको दो भागों में बांटती है। जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा पाई जाती है, जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा पाई जाती है। शुष्क प्रदेश में उसके बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है, और ये जो क्षेत्र होते हैं शुष्क मरुस्थल वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट में कौन सा डालेंगे? शुष्क प्रदेश। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इसको शुष्क मरुस्थल भी लिख सकते हैं। 0 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र। अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें तो जैसे हमने ये क्या बना लिया, ओनली उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बनाया है, तो इसमें इस प्रकार से विभाजन करेंगे हम। ये वाला है जो शुष्क प्रदेश है, ये वाला जो भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश है, सही है, प्रदेश या मरुस्थल। इस भाग में जो वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, हमने जो शुष्क मरुस्थल है उसको भी दो भागों में विभाजित कर लिया। जो शुष्क मरुस्थल है उसको भी हमने कितने भागों में विभाजित कर लिया? दो भागों में। एक है, देखिए शुष्क मरुस्थल है तो क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले पाए जाते हैं। मरुस्थल शुष्क है तो क्या पाए जाएंगे? बालू के टीले। और बहुत सारे ऐसे बालू के टीले भी होते हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं, आज ये हैं कल वहाँ कल वहाँ। तो जो शुष्क मरुस्थल हमने सुविधा की दृष्टि से उसको दो भागों में बांटा है। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरा है बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त। ये जो क्षेत्र होता है मुक्त क्षेत्र होता है, पथरीला होता है। कारण क्या होता है? पथरीला। अब बालू का स्तूप युक्त, इसमें बालुका के टीले पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ऐसा क्षेत्र जिसमें बालुका के जो टीले हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है? पथरीला मरुस्थल है।
पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पथरीला मरुस्थल है। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? दोनों ही लिखे मिलते हैं, ये दोनों ही सही है। जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा के नाम से जाना जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका टीले नहीं है। कारण क्या है? मरुस्थल किस प्रकार का है? पथरीला है। और जो मरुस्थल पथरीला होता है उसको हमादा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आती है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है। बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उसका जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और तीसरा है जोधपुर। इन तीनों जिलों में इस बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में बालुका से युक्त टीले नहीं होते हैं। जो क्षेत्र होता है किस प्रकार का होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, पथरीला क्षेत्र होता है। पथरीला जो क्षेत्र होता है उसको हमादा के नाम से जानते हैं। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह जो क्षेत्र है बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है यह 41.5% भाग पर विस्तृत है। बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है 41.5% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। और लेकिन शुष्क प्रदेश के 41.5% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। टोटल कितना बच गया हमारे पास? 58.5% भाग है वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं, जैसे बरखान है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, और इसमें हम एक नाम और जैसे तारानुमा होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बालू के टीले बनते हैं जो पवन के साथ स्थानांतरित भी होते रहते हैं। उनकी डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन सुनिए कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सुनेंगे शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी जो मैदान है, हमने सुविधा के अध्ययन की दृष्टि से उसे कितने भागों में बांटा? कौन सी संवर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा उसको 2 भागों में विभाजित करती है? और जो शुष्क मरुस्थल है या शुष्क प्रदेश है, हमने सुविधा के अनुसार उसको कितने भागों में वापस से बांटा है? ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, कल इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। धन्यवाद।